नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बलूचों की आजादी के लिए लड़ने वाली आर्मी पर बैन लगने से क्यों रोक लिया? यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना और पाकिस्तान को अमेरिका ने इतना बड़ा झटका क्यों दिया? साथ ही बात करेंगे, आज सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक अहम समझौता हुआ है। दोनों देशों में से किसी पर भी हमला हुआ तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी कि अगर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुए तो सऊदी अरब क्या पाकिस्तान का साथ देगा? भारत को क्या दो देशों से लड़ना पड़ेगा? साथ ही बात करेंगे, सितंबर महीने के अंत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में ये नजदीकियां जो बढ़ रही हैं वो किस बात का संकेत है? चर्चा इस बात पर भी होगी कि आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर इलियास कश्मीरी ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में कितनी तबाही हुई वो इसे अब खुलेआम पब्लिक रैली में स्वीकार कर रहा है। और लश्कर नाम का जो आतंकवादी संगठन है उसका सैफुल्लाह कसूरी भारत को क्या धमकियां दे रहा है? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पीओके से जुड़े हुए एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा साहब बलूचों की आजादी की लड़ाई भी लड़ते हैं और सोशल मीडिया पर एक जाना पहचाना नाम है, दुनिया भर में मानव अधिकारों के लिए लड़ते भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी पर बैन लगने से रोक लिया है। ये वो अमेरिका है जिसने खुद ही पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में ही बलूच लिबरेशन आर्मी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना पाकिस्तान ने चाहा कि बीएलए पर बैन लगा दिया जाए तो अमेरिका ने इसे रोक लिया। ये क्या हो रहा है? देखिए विशाल जी, ये मैं समझता हूं कि बलोच आज़ादी की तहरीक की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और सिर्फ अमेरिका ने ये पाकिस्तान और चाइना को नहीं उनको रोका और उसको मंजूर नहीं किया, बल्कि इसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ये तीनों मुल्कों ने इसको ब्लॉक किया, इस कोशिश को पाकिस्तान की कि बीएलए को सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। अब आप जानते हैं कि दुनिया जो है उसमें जो इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें आजकल जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो सालों में नहीं, महीनों में नहीं, घंटों में आ जाते हैं। इतनी इस वक्त जो है पूरी दुनिया जो है वो टेंस है ये जंगी माहौल को लेके, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के। पाकिस्तान ने जो किया है मुआहदा सऊदी अरेबिया के साथ, ये मुआहदा असल में सऊदी अरेबिया को अब एक न्यूक्लियर पावर बना दिया इसने। वो इस तरह के पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, तो अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर इजराइल का हमला होता है तो फिर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर सकेगा। मेरी जो इतला है वो ये है कि ऑलरेडी 2500 न्यूक्लियर आर्सेनल को हैंडल करने वाले जो लोग हैं वो सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं और सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो न्यूक्लियर जो मिसाइल या जो वॉरहेड है वो ऑलरेडी वहां पहुंचा रहा है, बल्कि पहुंच चुके हैं काफी तादाद में। तो ये इसलिए मैं समझता हूं मुआहदा हुआ है। ये काफी अरसे से पाकिस्तान की कोशिश थी, लेकिन अब ये इसलिए हुआ है जो कतर पे हमला हुआ उसने जो विश्वास था मुस्लिम देशों का अमेरिका के ऊपर, वो विश्वासघात हो गया, वो विश्वास टूट गया। यानी कि तो जो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम पर इजराइल ने अटैक कर दिया तो हमें बचाने अमेरिका तो नहीं आएगा, तो हमें अपनी हिफाजत करनी है तो अपना इंतजाम खुद करना होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वो अब रीजनल अलायंसेस बन रहे हैं। मिसाल के तौर पे टर्की जो है उसने अपनी जो फौज है वो भेज दी है उधर सीरिया के अंदर। 20,000 से ज्यादा टर्किश फौजी जो है वो इस वक्त सीरिया में है। मिस्र ने भी सिनाई डेजर्ट में 40,000 फौजी पहुंचा दिए हैं। मतलब है ये बेसिकली सैंडविच करने के लिए इजराइल को ये एक प्लान बनाया जा रहा है। और
अब ये डिफेंसिव है कि ऑफेंसिव है, इसका तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है वो यही है कि पाकिस्तान ने और सऊदी अरेबिया ने जो पैक्ट किया है, इससे अमेरिका खुश नहीं है, ब्रिटेन खुश नहीं है, फ्रांस खुश नहीं है। कुछ लोगों का तो यही जिसकी मानना है कि वजह से अमेरिका की वजह से पाकिस्तान ने नहीं जी मिर्जा साहब, कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका की वजह से ही पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये एग्रीमेंट जो है इसकी वजह से सऊदी अरेबिया को तो बहुत, अपना अमेरिका को तो बहुत धचका लगा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक ही कॉइन के दो साइड्स है ना। बिल्कुल। तो ये एंटी इजराइल अलायंस हुआ है, इसका अमेरिकन को कानो कान खबर नहीं होने दी, सो में सो के भारत को खबर नहीं होने दी। क्योंकि अगर इंडिया को भी ये पता लग जाता कि ये मुआहदा होने जा रहा है, क्योंकि ये काफी 3-4 सालों से ये बात हो रही थी। जनरल राहील शरीफ जो है पाकिस्तान का एक्स कमांडर, और अब जो सऊदी अरेबिया में मुसलमानों की जो एक फौज का कमांडर उसको लीड कर रहा है वहां पे डिफेंस के तौर पे, ये उसका आइडिया था डिफेंस पैक्ट का। और ये अगर इंडिया को इसकी भिनक होती तो इंडिया फौरन अमेरिका को चुनौती देता है इसकी, और अमेरिका फिर जो भी अपना तरीका। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे नेटो बनाया गया अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर, और ये कहा गया कि यूरोप और अमेरिका के किसी भी देश पर अटैक हुआ तो वो पूरे नेटो पर अटैक माना जाएगा, पूरे अमेरिका और यूरोपियन देशों पर एक साथ मिलकर फिर वो है उस देश पर अटैक किया जाएगा। कुछ लोगों का मानना था पिछले दिनों कि अब इस्लामिक नेटो की जरूरत है, इस्लामिक कंट्रीज को मिलकर अपनी एक फोर्स बनानी चाहिए, अपना एक नेटो बनाना चाहिए। क्या आपको लगता है ये उसी डायरेक्शन में एक कदम है कि सारे इस्लामिक देश मिलकर अपनी एक फोर्स बना रहे हैं और ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम में किसी पर भी अटैक हुआ तो वो सब पर अटैक माना जाएगा? लगता तो यही है, लेकिन मसला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर ऐसे इस्लामिक नेटो बनती है तो उसमें एंटेगनाइजिंग कंट्रीज को कैसे आप करेंगे एडजस्ट। मतलब है ईरान है, तुर्की है, यमन है, और मुल्क जो हैं जो एक दूसरे के गले पकड़ रहे हैं, ऐसे मारना चाहते हैं एक दूसरे को, उनको कैसे लाएंगे। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा नेटो टाइप मुस्लिम अलायंस नहीं बनेगा, बल्कि इसकी जगह OIC जो है वो एक हार्ड फेस की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अभी सॉफ्ट फेस है वो जो इस्लामी मुल्कों की जो ऑर्गेनाइजेशन है OIC, ये हार्ड हो जाएगी फेस इसका। क्या ये सिर्फ इजराइल के खिलाफ, ये क्या सिर्फ इजराइल के खिलाफ हार्ड होंगे या बाकी देशों के खिलाफ भी होंगे? अब भारत में बैठे हुए लोगों का सवाल तो ये है कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में कल को कोई संघर्ष होता है, फिर कोई टेंशन हो जाती है ऑपरेशन सिंदूर की तरह, पहलगाम अटैक की तरह, तो भारत जब पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो क्या बाकी इस्लामिक देश या सऊदी भी पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो जाएगा? और भारत को पाकिस्तान के साथ साथ क्या सऊदी का भी सामना करना पड़ेगा? आपको लगता है ऐसा सूरत हाल होगा? देखिए ये बड़ा अहम सवाल है, और इस सवाल पर हमने कल जो है अपने चैनल पे प्रोग्राम भी किया, और मैंने ये सवाल उठाया है वहां कि अगर पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा, ये तो मैं आपको ना लिख के देने के लिए तैयार हूं, पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। अगर ये दोबारा घुसपैठ करता है, और इंडिया ये कह चुका है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो उसको एक्ट ऑफ वॉर तस्लीम किया जाएगा। जंग बंद नहीं हुई, सीज फायर हुई है, मतलब है कि सीज फायर का मतलब है कि किसी वक्त भी ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है। तो ऐसे में अगर पहलगाम की तरह का कोई वाकया होता है या किसी और सिटी में पाकिस्तान अपने टेररिस्ट के जरिए कुछ करता है, तो क्या इंडिया ऑपरेशन सिंदूर कर सकेगा? ऑपरेशन सिंदूर 2, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई है यहाँ, क्योंकि अगर इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करता है और पाकिस्तान उसे कहता है कि ये हमारे ऊपर हमला हो गया है, ये वॉर है, तो फिर सऊदी अरेबिया का क्या मौकफ होगा? क्योंकि सऊदी अरेबिया को फिर वो कहते हैं कि एक पे हमला, दोनों पे हमला, तो सऊदिया क्या करेगा? क्या मीडिएटर बनेगा, या क्या पाकिस्तान के साथ खड़ा होके आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल बात है कि पाकिस्तान के साथ आकर कोई और देश खड़ा होगा, वो भी भारत के खिलाफ? बड़ा मुश्किल लगता है देखने में। बहुत मुश्किल लगता है, बिल्कुल बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज की बदलती दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अब ये जो आपने खबर दी है ना BLA की,
इसका तो मुझे आपने वो भेजे नोट्स तो मैंने देखा है, अभी मैंने उसको रिसर्च किया है, मुझे पता नहीं था क्योंकि यहाँ तो अमेरिका ने अपना ये रात पक्ष रखा है कि अल कायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बीएलए को जोड़ा नहीं जा सकता है और उसको फिर 1269 लिस्ट में डाला नहीं जा सकता है। अब सवाल यह है कि बलूच लिबरेशन आर्मी को अमेरिका अपने देश में तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में बीएलए पर बैन लगने से बचा लेता है। अब इसे समझा कैसे जाए? ये बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। क्या चाहता है अमेरिका? इसे ऐसे समझा जाए कि ये जो फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने ये जो उसको रोका है, पाकिस्तान के रेजोल्यूशन को पास नहीं होने दिया, ये जवाब है इनका पाकिस्तान सऊदीया डिफेंस पैक्ट का। बिल्कुल, ये उन्होंने उनको जवाब दिया है कि आप कि अगर ऐसे आपस है में तो फिर मिलकर ऐसे। इस्लामिक नेटो बनाना चाहते हैं तो फिर अमेरिका का रुख ऐसा ही होगा। हाँ हाँ, नहीं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी। देखिए अभी ये जो आसिम मुनीर है, इसने जो अमेरिकन कंपनी है स्ट्रेटेजिक मेटल्स, उनके साथ, मिजूरी की कंपनी है, उनके साथ 500 मिलियन डॉलर की डील की है बलूचिस्तान के मिनरल रिसोर्सेस की। तो बीएलए इस वक्त एक पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है, तहसील जहरी की तहसील पे उनका कब्जा है, 1.5 महीना हो गया है। पाकिस्तान आर्मी उसको नहीं छुड़वा सक रही वहां से। वो कहते हैं हमने अपना बलूचिस्तान का एक हिस्सा आजाद करवा लिया है और अब हम टेरिटोरियली और इलाके आजाद करवाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बैकडोर से अब अमेरिकन जो है और ब्रिटिश और फ्रांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो पाकिस्तान के इस डिफेंस पैक्ट के खिलाफ जो है वो बीएलए को सपोर्ट करेंगे। ये इस चीज की पॉसिबिलिटी पैदा हो गई है। और वो जो बीएलए वाले और जो बलोच आजादी पसंद कह रहे हैं कि भाई आपने मादनियात की आपको चाहिए ना, आप बलोच से बात करें, आप इस उठाई गीर से क्यों बात कर रहे हैं? इस चोर, इस फ्रॉडिये, इस डाकू पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और आर्मी से क्यों बात कर रहे हैं? अगला सवाल मेरा यही था कि अभी हाल ही में 2 बार मीटिंग हो गई आसिम मुनीर की। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि अमेरिका का एक चुना हुआ प्रेसिडेंट पाकिस्तान के चुने हुए प्राइम मिनिस्टर से बात करने की बजाय पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सीधे बुला रहा है, उससे लंच करवाता है, उससे डिनर करवाता है, वहां पर बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उल जलूल बातें कहता है। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते क्या हैं? पाकिस्तान के आर्मी चीफ से सीधे मुलाकात करने के क्या मायने हैं? हमने कभी नहीं देखा कि किसी और देश के आर्मी चीफ से आप जाकर सीधे मुलाकात कर लें। फिर किस बात की डेमोक्रेसी है पाकिस्तान की जब आर्मी चीफ सीधे जाकर प्रेसिडेंट से बात करने लग जा रहे हैं? देखिए अमेरिकन इकोनॉमी इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस में है। अगले साल इन्होंने $9 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग में देना है, इनके पास पैसे नहीं है। हाँ। तो इन्होंने ये टैरिफ लगा के जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ इतना बढ़ा दो कि उससे हम पैसा जो है इकट्ठा करें और वो पैसा जो है डेट सर्विसिंग के लिए या दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल करें। वो बैकफायर कर रहा है। वो जिस मुल्क को कहता है हमने 50% टैरिफ लगा रहे हैं, वो कहता है अच्छा हम भी लगा रहे हैं। तो वो पॉलिसी इनकी बैकफायर कर गई है। अब ये चाहते हैं कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसकी शदीद जरूरत है अमेरिका को, वो कैसे हासिल किए जाए कौड़ियों के मोल, और फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करके तो फिर उसको जो है महंगे से महंगा करके बेचा जाए दुनिया को और उस तरह से पैसे कमाए। तो ये डील की बैकग्राउंड ये है। यानी कि जैसे चाइना बलूचिस्तान के मिनरल्स पर काबू करना चाहता है, वहां से मिनरल्स चाहता है, जैसे चाइना बलूचिस्तान को लूटना चाहता है, वैसे ही अमेरिका भी अब बलूचिस्तान को लूटना चाहता है। और इसके लिए सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात की जा रही है। अब सितंबर महीने के एंड में एक बार फिर मुलाकात होने वाली है। शहबाज शरीफ भी वहां पर जाएंगे, आसिम मुनीर भी वहां पर जाएंगे। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के बाद दोनों की मीटिंग होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। क्या होने वाला है? बार बार मीटिंग करके क्या ये बलूचिस्तान को लूटने का प्लान बनाया जा रहा है? बलूचिस्तान को भी और खैबर पख्तूनख्वा को भी और गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तानी कब्जे वाला, उसको भी। ये पूरी बेल्ट है ना मिनरल की, पूरा एक बेल्ट है। अब ये देखना पड़ेगा कि जब अगली मुलाकात होती है ट्रंप के साथ तो उसमें शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर का ब्रीफ केस उठाया होता है या आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ का ब्रीफ केस उठाया होता है, ये देखने वाली बात होगी। बात यह है कि देखें बलूचिस्तान में
बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। पाकिस्तान अब बलूचिस्तान में उसकी कोई रिट उस तरह से नहीं है, सिवाय छावनियों के जो कंटोनमेंट्स होती हैं जहां फौज होती है, जहां या कोयटा में जहां अदालत है, पार्लियामेंट, वो लेजिस्लेटिव असेंबली है प्रोविंशियल, या इन चीफ आर्मी का कोर कमांडर का घर है, या इस तरह की चीजों के अलावा बाकी बलूचिस्तान में इनकी कोई रिट नहीं है। तमाम बलोच अस्करी पसंद तंजीमें जो फाइटर ऑर्गेनाइजेशन थी वो इकट्ठी हो गई हैं ब्रास की शक्ल में, वो नेशनल आर्मी बना लिया उन्होंने। और वो नेशनल आर्मी जो है इंटरनेशनल वॉर के जो रूल्स हैं उनके तहत वो काम करती है। वो सिविलियन को टारगेट नहीं करती। वो किसी मतलब है कि वो अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उनकी कोर्ट्स हैं, उनमें ट्रायल करते हैं और उसके मुताबिक उनको सजा देते हैं। अभी हाल ही में जो है वो उन्होंने एक असिस्टेंट कमिश्नर को अगवा किया था BLF ने, तो उन्होंने उस पर केस चलाया, कुछ साबित नहीं हुआ, उसको उन्होंने छोड़ दिया असिस्टेंट कमिश्नर। तो कहने का मकसद ये है कि अब अमेरिका हो सकता है कि हम देखें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जो है वो BLA या बलोच आज़ादी की तहरीक की हमायत में निकल आए और पसे पर्दा उनको सपोर्ट करें। ये हो सकता है, क्योंकि ये याद रखें कि बलूचिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर अमेरिकन एंड ब्रिटिश बिकॉज इट कनेक्ट्स विद सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर वो काटना पड़ गया इनको पाकिस्तान से, हु नोज। एक और बड़ी बात सामने आई, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ, वो अब जैश का कमांडर जो है मसूद इलियास कश्मीरी, ये पब्लिक रैली में बाकायदा इस बात का रोना रो रहा है। पहले उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साहब मसूद अजहर का पूरा परिवार टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर वो अगले दिन कहता है कि जो जनाजे आतंकवादियों के, टेररिस्ट के निकले थे, उन जनाजों में जो पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स पहुंचे हुए थे उन्हें तो खुद आसिम मुनीर नहीं भेजा था। ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान कितना हुआ, कैसे पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स आतंकवादियों के जनाजे में गए, ये सारी बातें अब जैश का एक कमांडर खुद कबूल कर रहा है, और वो भी पब्लिक में रैली में कबूल कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी आर्मी और अपनी सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहा है कि तुम तो कुछ नहीं कर पाए, हमने पाकिस्तान के लिए किया जो किया, आर्मी और सरकार तो फेल हो गई है, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, हमें तो नुकसान हो गया। देखिए, नुकसान तो पाकिस्तान को बहुत हुआ है, और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के जो पैनिक अटैक उनको हुआ है, वो पैनिक अटैक में अभी भी वो उनको झटके लग रहे हैं इस चीज। अब उन्होंने, जाहिर है पाकिस्तान के पास मीडिया है, उनका अपना स्टेट मीडिया सारा, वो सऊदीया के साथ ये जो पैक्ट है उसको एंटी इंडिया करके दिखाएंगे कि जी देखो जी इंडिया के हमारा हो गया है, अब आके दिखाओ, ये वो इस तरह की बातें करेंगे उनके एंकर्स भी, सारा कुछ ये गीदड़ भपकियां देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जो नुकसान ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हुआ है उसमें आप इनको तो छोड़े ना, इनके तो टुकड़े हो गए, वो तो सबको पता है। जो नूर खान बेस पे हुआ है, आपको पता है कि नूर खान बेस जो है वहां पे अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर वो एसेट्स रखे हुए थे, और वहां पे अभी तक रेडिएशन वहां पे कह रहे हो रही है जो नूर खान बेस पे अटैक किया। अब हिंदुस्तान को तो ये नहीं बताया था कि भाई यहाँ हमला ना करना, यहाँ न्यूक्लियर एसेट्स पड़े हुए हैं। उनको तो यही पता था कि एक आम सा नॉर्मल सा एक मिलिट्री बेस है एयरफोर्स का, जहां से जेट तैयारे उड़ते हैं और उतरते हैं, उड़ते और उतरते। ये तो किसी को, ये तो अटैक जब इन्होंने जहाज उड़ाए नूर खान बेस से हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, फिर नूर खान बेस को अटैक किया गया। नूर खान बेस का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था सिंदूर से, क्योंकि वो तो सिंदूर ऑपरेशन तो टेररिस्ट के हाइडआउट्स को टारगेट कर रहा था। लेकिन जब टेररिस्टों की प्रोटेक्शन के लिए, उनके डिफेंस में जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज उड़ना शुरू हुए, तो फिर वो एक लेजिटिमेट टारगेट बन गए, नंबर 1। नंबर 2, जब उनके ऊपर गिरे ब्राह्मोस और ये मिसाइल गिरे, तो वो क्रैक्स पड़ गए वहां पे, वो तबाह हो गए, हैंगर पूरा बर्बाद हो गया। तो उससे अमेरिका ने चीखें मारनी शुरू कर दी, क्योंकि उनके एसेट्स पड़े हुए वहां भाई। और पाकिस्तान ने भी चीखें मारनी शुरू कर दी और फोन उठाना शुरू कर दिया। कभी डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे हैं, कभी हमारे जो मिलिट्री ऑपरेशंस के जो डायरेक्टर है उसको फोन कर रहे हैं कि भाई जंग बंद कर दो, जंग बंद कर दो, जंग बंद कर दो।
क्यों बंद कर दो भाई? तो आप कह रहे हैं कि नूर खान बेस पर अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स थे और उनको नुकसान हुआ, रेडिएशन लीक हुआ और इसलिए अमेरिका बीच में कूदा किसी भी कीमत पर सीज फायर हो जाए। हाँ, लेकिन सीज फायर में ये जो बयानिया है ना कि जी उसने मोदी इतना ये ट्रंप ने सीज फायर कराया, ये गलत बयानिया है। इन्होंने फोन किया, इंडिया हॉटलाइन होती है इनकी, उस पे कि बस करें भाई, बस करें। और अमेरिकन को इन्होंने कहा कि जी वो आपका एसेट का बर्बाद हो गया तो आप आओ। तो फिर आपको पता है कि मिस्र से गालबन जहाज उड़ा और वो आया जिसमें टीम थी उसको ठीक करने के लिए और रेडिएशन कंट्रोल करने के लिए। रेडिएशन तो अभी भी वहां पे लीक हो रही है भाई, क्या बात करते हैं। तो ये नूर खान बेस जो तबाह हुआ और किराना हिल्स जो है जहां पे गिरे बम, तो अब अमेरिका बहुत इस हवाले से परेशान था और अभी भी है परेशान। लेकिन मुझे ये लगता है कि अमेरिका अब दोबारा भारत की तरफ एक दोस्ताना रवैया, एक दोस्ताना अप्रोच लेगा। मेरा अपना ये आइडिया है, ये सऊदी अरब और पाकिस्तान को देख के, क्योंकि Americans are not happy with Pakistan after this agreement। मतलब अंधे को भी ये बात समझ आनी चाहिए कि अमेरिकन खुश नहीं होंगे इस पे, क्योंकि यू आर गोइंग बिहाइंड देयर बैक एंड मेकिंग ब्लडी मिलिट्री अलायंसेस। तुम्हारी पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क लेगा क्या? आपको लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका ले लिया ना रिस्क तो ले लिया, रिस्क तो ले लिया, बना लिया ना पैक्ट। अब बात जो है वो ये है कि इस पैक्ट को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल से देखने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर तो उसकी तो पसली ही नहीं है, उसमें तो दम ही नहीं है। तो ये क्या किसके शय पे ये मुआहदा हुआ? इसको ऐसे देखें कि ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट नहीं है। हाँ। ये सऊदी अरेबिया और चाइना का डिफेंस पैक्ट है। ये चाइना का और सऊदीया का डिफेंस पैक्ट है। क्योंकि अगर फर्ज करें सऊदीया पे हमला होता है, ठीक है ना, तो पाकिस्तान कूदेगा उसके साथ। जब पाकिस्तान कूदेगा, पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो पीछे चाइना है। तो चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर कर चुका है, उसको टेक ओवर कर चुका है पाकिस्तान को। तो ये देखने की, समझने की बात है कि ये जो मुआहदा है ये बेसिकली सऊदी अरेबिया और चाइना के दरमियान हुआ है। सिर्फ इसके अंदर दस्तखत करने के लिए जिस मुंशी को भेजा गया, उस मुंशी का नाम पाकिस्तान है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अयूब मिर्जा साहब हमसे इस बातचीत के लिए और इस पैक्ट को समझाने के लिए, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत पर इसका क्या असर हो रहा है, इस पर इतने तफसील से बात करने के लिए आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका।